हेलो, वेलकम टू डिविजिक्स। सो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फिजिक्स का एग्ज़ाम हमारा 26 तारीख को हमारा आपका जो एग्ज़ाम आपके पास है। और इसका मतलब अभी 7 डेज बचे हैं। और इस 7 डेज में आपको क्या चीज़ें करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि CSIR एग्ज़ाम जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। बिकॉज इस एग्ज़ाम अगर आपके पास नहीं है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको कहाँ पे अप्लाई करना है तो ये वेरी डिफ़िकल्ट रहेगा अगर आपके पास ये एग्ज़ाम नहीं है। तो CSIR का एग्ज़ाम जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, सो इसको सीरियसली आपको लेना होगा। बिकॉज इस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपके बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये पहला चीज़ यहाँ पे था, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेजेस रहेंगे। कुछ लोगों के MSc अभी हुआ होगा, है ना, और जो CSIR देना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले से 2-3 अटेम्प्ट दिया है और अभी और एक बार देने चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हुआ होगा, कुछ लोगों का प्रिपरेशन है अच्छे से हुआ नहीं होगा। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पहले बताऊंगा कि आप जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है या कर रहे हैं तो नया कुछ चीज़ें आपको पढ़ना नहीं है। तो जो है बस रिवीजन जो है रिवीजन करिए आप, है ना। मतलब जो भी अगर आपने प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस किया है तो प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के थ्रू जाइए। देखो कि वहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाया था, फॉर्मूला को रिवीजन करे। अगर लेट से कोई एक टॉपिक आपके पास बचा है, लेट से बोले ऑप्टिक्स हमारा बचा है तो लीव इट, तो उसके बारे में भी सोचना नहीं है। जो टॉपिक आपके पास हुआ है बस उसको ही रिवीजन करना है आपको। नया कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैं और यहाँ पे और एक स्ट्रैटेजी अगर बताऊँ तो कैसे करना है, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको अभी से स्टार्ट करना है या लास्ट वीक बचा है तो लास्ट वीक में कैसे करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको कुछ वीडियो सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप एटलीस्ट वो भी देख के गए तो भी आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। बट जिनका ऑलरेडी हुआ है तो रिवीजन करते ना, वे 7 दिन बचे हैं तो उसमें आप ऐसे डिवाइड कर सकते कि आज के दिन में क्वांटम MMP आप रिवीजन करो, देन दूसरे दिन CM SM रिवीजन करो। तो आपका 26 तारीख को पेपर है तो 25 तारीख तक आपको, 24 तारीख को सारा रिवीजन होना चाहिए। 25 तारीख को आपको फिर से एक बार आपके आंखों के नीचे से वो जो पूरा का सिलेबस है पेज पलटना है और सिर्फ फार्मूला को आपको देखना है अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच में जिसने पढ़ा है वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू आपको जाना है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका रिवीजन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो इसके पहले आपने जो भी चीज़ पढ़ा है वो आपका पूरा आप भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नए चीज़ें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने अभी जस्ट जिनके जो MSc में थे और अभी कर रहे तो उनके लिए मैं बताऊं कि डी फिजिक्स पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपके पास यहाँ पे हैं, जैसे कि ये अभी चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वीडियो के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे कि लाइव सेक्शन में अगर आप जाओगे, जहाँ पे अगर आप लाइव पे क्लिक करोगे तो लाइव सेक्शन में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ वीडियो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि ये अभी अपकमिंग होने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लासिक 1 मैथमेटिकल फिजिक्स का 1 शॉट रिवीजन कल ही लिया था, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख के जाइए। देखो EM थ्योरी का मैम ने किया है यहाँ पे। तो इस लाइव सेशन में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ वीडियो देखेंगे। देखो यहाँ पे 1 शॉट रिवीजन क्वांटम मैकेनिक्स का मैंने करवाया, यहाँ पे रैंडम वॉक भी करवाया, यहाँ पे EMT का मैम ने करवाया, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का भी 1 शॉट रिवीजन जो है ये तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, मतलब देखो यहाँ पे इस चैनल पे जब आप विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि देखो यहाँ पे पूरा प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे ले, तो आप प्रोबेबिलिटी को नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स सेंट्रल फोर्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स सेंट्रल फोर्स के 7 वीडियो जो है, ये 7 वीडियोज यहाँ पे हैं। और दिसंबर 23 में 3 क्वेश्चन आए थे सेंट्रल फोर्स से। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो ये सेंट्रल फोर्स से आपको मिलेगा। देन यहाँ पे लियोन सर ने सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स ले, ये देख के जाना। यहाँ पे देखो पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने करवाया एंड मल्टीपल एक्सपांशन यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मैम ने यहाँ पे करवाया। यहाँ पे अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स के और भी कुछ वीडियो है जिसमें लैग्रांजन वगैरह मैंने डिस्कस किया, इसमें 6 वीडियो है। एंड कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ये भी मैम के 15 वीडियो है। अगर आपने ये भी अच्छे से किया तो यहाँ से आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पार्ट C में जो है, ये पार्ट C में मिलते। तो आप ये जो यूट्यूब चैनल है डी फिजिक्स का, तो उसमें आपको बहुत सारे
लेक्चर्स मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया, हो सकता है कि एमएससी में थे आप एंड देन आपको टाइम नहीं मिला, तो आप इस लेक्चर्स के थ्रू जा सकते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे प्रेशर, कि कैसे प्रेशर आप हैंडल करें एग्जाम में, और कौन सा पार्ट कब सॉल्व करना है उसका बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करता कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताता है। जैसे कि 3 सेक्शन होते हैं आपके पास, सेक्शन नंबर होता है ए, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। सबको पता है कि यहाँ पे सेक्शन ए में करेक्ट मार्क्स 2 है, निगेटिव है 0.25, यहाँ पे आपका करेक्ट मार्क्स है 3.75 एंड निगेटिव है 0.875, और यहाँ पे करेक्ट मार्क है 5 और इनकरेक्ट है 1.25। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 20, यहाँ पे आपके पास टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 25, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 10, और यहाँ से आपको अटेम्प्ट कितने करना है, 15 अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे अटेम्प्ट करना है 20, और यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करने हैं 20। तो पहला देखो, अभी आपके हिसाब से आपको देखना है कि आप कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करोगे। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने जो यहाँ पे मैंने जब पहला अटेम्प्ट मैंने जब अटेम्प्ट दिया था तो मैंने पहले पार्ट ए से शुरुआत की थी, और मैं मेरे एक्सपीरियंस से साथ बता रहा हूँ कि जो आप टाइम का मैनेजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 30 मिनट, जो ये 30 मिनट मैंने यहाँ पे दिया था, 30 मिनट फॉर पार्ट ए, और इससे ज्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था, 30 मिनट ही दिया। तो मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि आप पार्ट ए से शुरुआत करिए और 30 मिनट, देखो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको वही करना है, बट मैं जो बोलूंगा वो अगर आपने फॉलो किया तो बेटर रहेगा। बट हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये 30 मिनट जो है पार्ट ए को दीजिए, देन उसके बाद जो बचेगा वो आपके 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आपको, तो 1 आवर आपको पार्ट बी को देना है, क्योंकि पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी रहते हैं एज कम्पेयर टू पार्ट सी। एंड देन आपके पास, तो यहाँ पे आपने आधा घंटा दिया, यहाँ पे 1 घंटा दिया, और 1.5 आवर दैट इज 90 मिनट्स, ये जो है ये आपको कहाँ पे देना है, पार्ट सी में, दैट इज 1.5 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 आवर और ये 0.5 आवर। तो ये जो है इस प्रकार से आप सीक्वेंस ऐसा ही रखो, पहले पार्ट ए को सॉल्व करिए, देन पार्ट बी को सॉल्व करिए, देन पार्ट सी को सॉल्व करिए। जब आप लेट से किसी भी क्वेश्चंस में अटक गए, जैसे कि मैं पार्ट बी में अटक गया किसी एक क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है ना, बट आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, तो उसको आप हाईलाइट करके रखिए, उसको लास्ट में सॉल्व करिए। बट अगर ऐसा हो रहा है कि हम बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन आप करिए। दूसरा मेन पॉइंट है कि जब आप सॉल्व करें आपको फटाक से 1 मिनट में आंसर आ गया, तो थोड़ा सा सोचो कि आंसर जो आया तो उसको फिर से रीचेक करो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका आंसर आ भी गया तो ज्यादा खुश नहीं होना उस टाइम पे, यार मेरा आंसर आ गया, फिर से एक बार रीचेक करिएगा कि क्या कहाँ पे गलती तो नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो गलती किया हो उस गलती के हिसाब से भी आपको आंसर में ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए आपको रीचेक करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कितना टारगेट करना चाहिए सो दैट हम जीआरएफ तक पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे तो अटेम्प्ट करना नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आप 20 में से आपके जो क्वेश्चंस है, अब यहाँ पे 20 के तो 20 करना नहीं है आपको, तो यहाँ से 20 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। 10 में से आपके 8 करेक्ट होना चाहिए, 2 इनकरेक्ट होना चाहिए। तो होप सो कि इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर इनकेस 100% इफिशिएंट होता नहीं तो 2 इनकरेक्ट हो गए, तो भी यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मैं लिख दे करेक्ट, है ना, और यहाँ पे इनकरेक्ट। ये सोच आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट होगा तो 16 मार्क्स, और यहाँ से एक आपका माइनस होगा। तो पार्ट ए में टारगेट करिए कि 15 मार्क्स 30 में से मिलने चाहिए, 15 मार्क्स मिलने चाहिए। और देखो आपको 20 में से कितने 8 करेक्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में आपके 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 25। तो इस 25 क्वेश्चन में जो करेक्ट जो है, मतलब आपको जो अटेम्प्ट करने, आप 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, और वो ऐसे 13 क्वेश्चन चूज करने जो आपको लगेगा कि गलत ही नहीं होना चाहिए। बट हो सकता है कि 13 में से आपके 10 करेक्ट आ गए एंड 3 क्या गए आपके इनकरेक्ट आ गए, तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बट 10 करेक्ट आए मतलब आपको यहाँ पे 35 मार्क्स मिलेगा, और निगेटिव कितना होगा 0.875 into 3,
तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से आपको 32.39 समथिंग कुछ मार्क्स आपको पार्ट बी में, जो पार्ट बी में लाना है। मतलब टारगेट करना है कि 25 में से आपके कितने करेक्ट आना चाहिए, 10 करेक्ट आना चाहिए। मतलब यही दिमाग में रखो कि पार्ट ए में 20 में से 8 करेक्ट आना चाहिए, पार्ट बी में 25 में से कितने करेक्ट आने चाहिए, 10 करेक्ट आना चाहिए। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो पार्ट सी में आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। तो इस 30 क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट करने 15, कितने अटेम्प्ट करने 15, और 15 में से 12 आपके करेक्ट आना चाहिए, 3 अगर इनकरेक्ट होगा तो भी चलेगा। तो यहां से भी अगर आप करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 56.25। मतलब आपको यहाँ पे पार्ट सी में टारगेट करने की 30 में से 12 क्वेश्चन सही आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जिसने प्रिपरेशन किया है और 12 क्वेश्चंस 30 में से, तो अच्छे खासे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो पार्ट ए में 8 करेक्ट आना चाहिए, पार्ट बी में 10 करेक्ट आने चाहिए, और पार्ट सी में आपके 12 करेक्ट आने चाहिए। ये टारगेट अगर आपने लिखा तो भी आई थिंक इसका 103 मार्क्स जो है अप्रोक्सीमेटली आपके 103 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपके ध्यान में रखना होगा। ज्यादा ही मतलब यहाँ पे तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्के लगाने से कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि यार ये 4 ऑप्शन है, उसमें से मैं श्योर हूं 2 एकदम गलत ही है ना, 2 एकदम गलत है, तो 2 में से ही कोई ऑप्शन अगर आप श्योर हो तो वहां पे आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि आपका करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/2 रहेगी, है ना। तो वहां पे आप तुक्का लगा सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये स्ट्रेटजी, ये प्लान आपने आपके दिमाग में रखना, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। जैसे कि मैंने मेरे टाइम पे जो प्रिपरेशन किया था, तो मैंने भी ऐसे ही स्ट्रेटजी जो है दिमाग में रखा था, और मेरे भी 100+ मार्क्स आ गए थे। सो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, अगर आपके दिमाग में होगा तब आप जाके वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं है, एंड विदाउट प्लानिंग अगर आप गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये प्लानिंग आपके दिमाग में रखना। पार्ट ए में आपको 8 करेक्ट होने चाहिए, पार्ट बी में 10 करेक्ट होना चाहिए, और पार्ट सी में 12 करेक्ट होने। इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो अच्छा ही है, बट अभी फिलहाल के लिए जीआरएफ के बारे में सोचना है, रैंक वगैरह जो बात की बात, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये काफी क्रूशियल टाइम है आपका 7 डेज, उसमें आप अच्छे से रिवीजन करो। जो हम यूट्यूब चैनल पे वन शूट रिवीजन सेशन ले ही रहे, आप उसके थ्रू भी जाइएगा। ऑलरेडी बाकी भी कुछ वीडियोस अपलोडेड है, वो वहां से भी आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए। अभी प्रैक्टिस करना मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा इसके पहले, तो वो बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सो दिस जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, एंड आई होप सो कि आप सब लोग इस एग्जाम में अच्छे से करोगे, ठीक है। सो एंड पहली बात है कि पॉजिटिव रहिए, एंड ऐसा सोचना नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा, वो बात की बात है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है कि क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा कैसे। अपनी मेहनत आप अपने ईमानदारी से करना, ईमानदारी से मेहनत करने के बाद सक्सेस तो अपने आप मिलेगा ही, ठीक है। तो अब ये 7 दिन जो है उसमें आप अपना चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जैसे रील्स वगैरह देखना, वो थोड़ा सा बंद करिए, ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करिए, क्योंकि अगर ये 7 दिन अच्छे से नहीं किया तो अगले 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा दिसंबर के लिए। सो होप सो कि आप इसी जून में कि ये एग्जाम आप क्रैक कर पाओ। तो ये 7 दिन इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, डोंट यू वेस्ट योर टाइम। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।